हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, आज का हमारा पेपर है वो साइंस सब्जेक्ट का रहेगा। साइंस के सब्जेक्ट में जो 20% सेक्शन वीडियो के आए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड 2015 के पेपर भी आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल लगभग 600% मैं आपको करवा चुका हूँ दोस्तों सेकेंड ग्रेड के आए हुए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पर्सन है वो रहने वाले हैं। तो अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड टीचिंग मेथड क्वेश्चन के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल वीडियो वो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे और आप अपनी इच्छा के मुताबिक कभी भी वो वीडियो है वो देख सकते हैं। 10 से 12 मिनट का एक वीडियो है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही पेपर वो आने वाले हैं दोस्तों। लगभग 50 से 60% रेशियो तो एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी 10-15% दोस्तों थोड़ी लैंग्वेज है वो घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन पूछेगा इन्हीं में से। तो आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, बाकी आपकी इच्छा जो आप करना चाहें, लेकिन शानदार क्वेश्चन है, तो आप एक बार ज़रूर देखें। अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा लास्ट वीडियो है। तो ये दोस्तों साइंस का पेपर आप देख सकते हैं, सेकेंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2015 का ये पेपर है साइंस सब्जेक्ट का। सीधा हम चलते हैं सेक्शन वीडियो के पर्सन में, जो आपको लास्ट में मिलेंगे एकदम से 131 नंबर से शुरू होंगे और 150 तक। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति को स्पष्टता से प्रस्तुत नहीं करता है। तो दोस्तों नहीं को आपको अंडरलाइन करना है ताकि आपके ध्यान में रहे कि नहीं करता है, ये बात आपसे पूछी गई है। विज्ञान प्रक्रिया व साथ ही उस प्रक्रिया का उत्पाद भी है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कथन है, ये तो विज्ञान की प्रकृति की विशेषता होती है। विज्ञान में एकत्रित ज्ञान के भंडार का बहुत महत्व है। वैज्ञानिक ज्ञान सार्वभौमिक है और विज्ञान में वैज्ञानिक निष्कर्षों के सामान्यीकरण की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों विज्ञान की प्रकृति को स्पष्टता से प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। विज्ञान में एकत्रित ज्ञान के भंडार का बहुत महत्व है। दोस्तों एकत्रित ज्ञान के भंडार का तो महत्व है, लेकिन इसके साथ ही नए से नए ज्ञान है वो खोजने की प्रवृत्ति भी विज्ञान की होती है। तो ये ज़्यादा कथन है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। विज्ञान इसके बिना विकसित नहीं हो सकता। इतिहास है, राजनीति शास्त्र, गणित और ग्रह विज्ञान। तो दोस्तों विज्ञान किसके बिना विकसित नहीं हो सकता। कांट की और बहुत सारी दोस्तों वैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। विज्ञान है वो गणित के बिना अधूरा है। जब तक गणित का प्रयोग विज्ञान में नहीं होता तब तक असत्य बात होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप सब गणित में भी पढ़ते होंगे, बहुत सी परिभाषाएँ दी हुई हैं। तो 132 में ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पना मानचित्र प्रयुक्त नहीं हो सकता। पाठ योजना बनाने में, पाठ के दोहरान में, पाठ के योगात्मक आकलन में और पाठ के निर्माणात्मक आकलन में। तो संकल्पना मानचित्र प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों पाठ के योगात्मक आकलन में ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाठ के योगात्मक आकलन में संकल्पना मानचित्र वो प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में होता है, तो इसमें किसी काम का नहीं है संकल्पना मानचित्र बनाना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो दोस्तों ये तो है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की प्रणाली से मुक्त हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। परीक्षा को जटिल और कठिन बनाना, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आप सबको पता है कि एनसीएफ 2005 वो परीक्षा को सरल बनाता है, मतलब 10वीं की परीक्षा भी ऐच्छिक हो, ऐसी बात है वो एनसीएफ 2005 में कही है। तो परीक्षा को जटिल नहीं, इसका लक्ष्य है परीक्षा को सरल और लचीलापन बनाना। ऑप्शन 4 भी हम पढ़ लेते हैं कि पाठ्यक्रम को बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध करना, न कि बालकों को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाए रखना। तो दोस्तों ये भी विशेषता है वो एनसीएफ 2005 की है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सबको पता होगा कि एनसीएफ 2005 है वो परीक्षा को लचीलापन बनाने के लिए बनाया गया था और 10वीं की परीक्षा भी अच्छी करने पर जोर है वो एनसीएफ 2005 ने दिया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर है विश्लेषण, मूल्यांकन, बोध और ज्ञान। तो दोस्तों साइंस के अंदर एक चीज़ मैंने जरूर देखी है, सेकंड ग्रेड हो या फिर रीट हो, एक प्रश्न है वो ब्लूम के इस प्रकार का जरूर आता है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में ज्ञानात्मक पक्ष का पूछ सकता है, आपको क्रियात्मक का पूछ सकता है
किसी भी पक्ष से संबंधित आपका एक क्वेश्चन ऐसा डेफिनेटली आने वाला है। अभी तक मैंने सेकंड ग्रेड के भी 5-6 पेपर करवाए हैं साइंस के, इसके अलावा रीट वाले देखे हैं 2016 या 18, उसमें भी 1% वो डेफिनेटली इस प्रकार का आता है। तो आपको ये 15-20 नाम है, ये ज़रूर याद करने हैं, एक ना 1% आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। साइंस के अंदर डेफिनेटली मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर बोला है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतम स्तर होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। फिर है अगला प्रश्न, विज्ञान में पाठ योजना मुख्य रूप से किस विचार से निर्देशित होनी चाहिए? कक्षा के औसत बालक की आवश्यकता पूर्ति हेतु, माता पिता की संतुष्टि हेतु, पाठ्यक्रमीय लक्ष्य व अधिगम प्रतिफल हेतु और छात्रों को कार्य देना। तो पाठ योजना मुख्य रूप से किस विचार से निर्देशित होनी चाहिए? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न, आप सबको पता होगा कि पाठ्यक्रमीय लक्ष्य, पाठ्यक्रम का क्या लक्ष्य है, इसके अलावा अधिगम प्रतिफल है। तो प्रतिफल का मतलब है कि बच्चों से आपको क्या अपेक्षा रखनी है कि बच्चों का इस कक्षा में मतलब इतना प्रतिफल तो आपके पास आना चाहिए कि ये चीज़ का कम से कम ये इतना ध्यान तो बच्चे को अवश्य होना चाहिए, इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए। ये होता है दोस्तों अधिगम प्रतिफल। ये भी नया टॉपिक है, वो रीट के अंदर जुड़ा है, आप सबको पता होगा। एसएसटी में अलग से शिक्षण वीडियो में भी दे रखा है, इसके अलावा साइकोलॉजी में सबके है ही। तो अधिगम प्रतिफल भी है, तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न के उत्तर में छात्र अपने विचार विषय के पक्ष या विपक्ष में किसी तर्क के साथ रखता है, वह निष्कर्ष पर पहुंचता है। आप इसे किस प्रकार का प्रश्न कहेंगे? व्याख्यात्मक प्रश्न, विचार विमर्श प्रश्न, दृष्टांत प्रश्न और तुलनात्मक प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक प्रश्न के उत्तर में छात्र अपने विचार विषय के पक्ष और विपक्ष में किसी तर्क के साथ रखता है, मतलब चिंतन मनन कर रहा है वो। तो तुलना व्याख्या तो होगी नहीं दोस्तों, क्योंकि व्याख्या के अंदर ये विचार ये सब कुछ नहीं आता है। दृष्टांत प्रश्न, दृष्टांत तो होता है कि आपने कुछ चीज़ देखी है, उसका आंखों देखा आप वर्णन कर रहे हैं, वो हो जाएगा दोस्तों दृष्टांत। तुलनात्मक में यहाँ पर कोई तुलना नहीं कर रहा है, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में तर्क दे रहा है, मतलब विचार विमर्श कर रहा है, विचार विमर्श। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ऑप्शन को काट के भी प्रश्न को ईजी से मतलब सोल्व कर सकते हैं। तो आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन को काटिए, ताकि आप एकदम सही उत्तर पर आराम से पहुँच जाएंगे। अगर आपने 1-2 ऑप्शन काट दिए तो फिर आपको ज़्यादा संभावना हो जाएगी आपके प्रश्न के सही होने की। फिर अगला प्रश्न, सृजनात्मकता सामान्यतया किस से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसरण चिंतन, मॉडलिंग और अनुकरण। तो दोस्तों सृजनात्मकता है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी की जगह यहाँ लिखा हुआ है अपसरण चिंतन, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। 138 में आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी जिससे आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज है वो नहीं होंगे। प्रतिभाशाली, दोस्तों प्रतिभाशाली आप जब लिखते हैं तो बीच में आता है भय। बहुत ही आसान ट्रिक बनाता हूँ दोस्तों, जो बनाता हूँ मैं बताता हूँ, आप भूलेंगे नहीं। अब अभिसारी में भी आता है भय, तो भय और भय एक जगह कर दें तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रतिभाशाली मतलब अभिसारी चिंतन पाया जाता है, और सृजनात्मक में अपने आप दूसरा हो जाएगा, तो सृजनात्मक में हो जाएगा अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। फिर करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है जर्मन भाषा से, डच भाषा से, लैटिन भाषा से और फ्रेंच भाषा से। तो दोस्तों करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। 139 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लैटिन भाषा से करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस क्रिया से छात्र जैविक व भौतिक पर्यावरण के सुव्यवस्थित एवं प्रत्यक्ष अध्ययन से समझ प्राप्त कर सकेंगे? विज्ञान क्लब, विज्ञान मेले, विज्ञान प्रयोगशाला और क्षेत्र भ्रमण। तो यहाँ पर क्या बोला है कि किस क्रिया से छात्र जैविक व भौतिक पर्यावरण के सुव्यवस्थित व प्रत्यक्ष अध्ययन से समझ प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्यक्ष अध्ययन से। तो प्रत्यक्ष तो आप तभी देखेंगे जब आप उस जगह जाएंगे, उस जगह का भ्रमण करेंगे, तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। जैसे साइंस से संबंधित हम बात करें तो मतलब कई जिलों में वो विज्ञान मेला भी लगता है, विज्ञान की जैसे प्रयोगशाला है, सौर पार्क बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप सौर वेधशालाएँ हैं तो वहाँ पर ले जाएंगे, वो प्रत्यक्ष अध्ययन हो जाएगा। वहाँ पर बच्चा घूमेगा फिरेगा देखेगा, तो वो प्रत्यक्ष अध्ययन से समझ वो प्राप्त कर सकेंगे किस प्रकार क्या होता है साइंस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, 141 नंबर, सीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये तो एकदम ईजी है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 141 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और इंग्लिश में आप देखना चाहिए तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। फिर देखिए अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद है अभ्यास पद, परीक्षण पद, शिक्षण पद और प्रस्तावना पद। शायद ऐसा ही कुछ प्रश्न है दोस्तों, शायद रेट के अंदर आया था, मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद है अभ्यास पद, परीक्षण पद, शिक्षण पद या प्रस्तावना पद। तो अंतिम पद की बात कर रहा है दोस्तों। अंतिम पद क्या होता है? अभ्यास पद होता नहीं है, परीक्षण पद। ऑप्शन नंबर 2 हो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अंतिम पद है वो परीक्षण पद होता है, परीक्षण पद। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की,
प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, मतलब जिस सामग्री को आप प्रक्षेपित करते हैं वो होती है प्रक्षेपित सामग्री में आता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, चार्ट, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम से आसान है, प्रक्षेपित आप ओवरहेड प्रोजेक्टर को कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए का वो राइट हो जाएगा। इसके अलावा चार्ट, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सब दोस्तों दृश्य सामग्री का उदाहरण है और अप्रक्षेपित सामग्री के उदाहरण है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए का वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, 144 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, आसान प्रश्न भी आते हैं, आप सबको पता है, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर ज़्यादा प्रश्न करने की बजाय जो लास्ट एग्जाम में आया हुआ है वह पूरा पेपर कीजिए, ताकि आपका मतलब बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि पूरे पेपर करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कुछ क्वेश्चन है वो इजी आते हैं। मान लीजिए मैं अपनी मर्जी से पेपर सेट करूँगा तो उसमें मैं हो सकता है कि एकदम से इजी कर लूँ, तो आप 20 में से 20 ले आएंगे, और अगर मैं थोड़ा हार्ड बना दूंगा तो आप 20 में से 5 ही मतलब हल कर पाओगे, तो इससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मेरे को अभी 5% मतलब सही हो रहे हैं। लेकिन जो एग्जाम में पेपर आता है उसमें दोस्तों इजी पर्सन भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते हैं, तो उसमें आप डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि एकदम से 150 में से 150 आएंगे भी नहीं और आपका टारगेट भी नहीं होगा। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 150 में से 150 नहीं आते हैं। लास्ट जो रिट 2018 है उसमें हाईएस्ट नंबर दोस्तों 136 थे, 136 नंबर हाईएस्ट थे रिट 2018 में मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो हाईएस्ट जो एक बंदा है वो है, आपके 10-15 नंबर 20 नंबर कटेंगे तब तक कोई बात नहीं है। तो आप ये मत सोचें कि मेरे तो सभी क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन आपको निरंतर पढ़ते रहना है ताकि आप एकदम से अच्छी स्थिति में लास्ट तक पहुँच जाओगे दोस्तों, ऐसा मेरा अनुमान आपके प्रति। शायद पढ़ोगे तो आराम से दोस्तों हो जाएगा सब कुछ, लेकिन आप पूरा पेपर करें। मान लीजिए कोई भी पेपर करें, आप एचटेट के, आप साइकोलॉजी के पेपर करते हैं तो पूरे कीजिए, 30% कीजिए, 30 में से आपको 15% ईजी मिलेंगे जो आपके एकदम से सही होंगे, 5-7% हार्ड मिलेंगे उसमें से भी आपके कुछ सही होंगे, और 5-7% बहुत ज़्यादा हार्ड मिलेंगे उसमें से भी आपके कुछ सही होंगे। और एकदम पूरा पेपर करेंगे तभी आपको कुछ पता है, वो लगेगा कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो आप पूरा पेपर कीजिए। यहाँ पर बहुत ही ईजी प्रश्न है दोस्तों, कौन सी विधि है वो बाल केंद्रित विधि है? तो व्याख्यान विधि है वो दोस्तों बाल केंद्रित विधि नहीं होते, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना में एक विशिष्ट उद्देश्य बनाती है। विद्यार्थी ऑक्साइड्स का वर्गीकरण उसके घुलनशीलता के गुणों के आधार पर कर सकेंगे, इसमें विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञान, बोध, विश्लेषण और संश्लेषण। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ये सब चीज़ें मतलब विशेष वर्गीकरण आ जाए, आप ये नाम याद रखना, वर्गीकरण है, अंतर है, तुलना है, ये सब दोस्तों अवबोध में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब परिभाषाएं दोस्तों ज्ञान के अंदर आती हैं, मतलब एक एक वर्ड से आप हिंट आराम से आपको मिल जाएगी। वर्गीकरण आ गया, अंतर आ गया, तो यहाँ पर होता है अवबोध। और विद्यार्थी कुछ कार्य अपने हाथ से करेंगे, मतलब प्रयोग खुद कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की आकृति बना रहे हैं, कोशिका का चित्र बना रहे हैं, ये सब कौशल में आएगा। तो ये सब चीज़ हैं वो एक एक वर्ड से दोस्तों आप आंसर वो निकाल सकते हैं। तो उस वर्ड को पकड़िए, प्रश्न को हल करने का तरीका आपको समझना है, आराम से आपके सही हो जाएंगे। फिर आता है दोस्तों अगला प्रश्न, विज्ञान क्लब का मुख्य परिणाम है सृजनात्मक एवं संगठनात्मक क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होना, माता पिता को लाभ प्राप्त होता है, शिक्षकों को लाभ मिलता है। तो दोस्तों विज्ञान क्लब का मुख्य परिणाम क्या है? सृजनात्मकता। बच्चों में सृजनात्मकता का गुण वो ज़्यादा विकसित होता है, सृजनात्मक एवं संगठनात्मक क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 1 का वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अभिवृत्ति से संबंधित नहीं है? अंधविश्वासों में विश्वास। तो दोस्तों अगले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 का वो बिल्कुल राइट है। फिर आपको इतना ही देखना है कि उपरोक्त सभी तो नहीं है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे देने रखा है। तो 147 में ऑप्शन नंबर 1 का वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक अभिवृत्ति का मतलब है अंधविश्वासों में विश्वास नहीं, अविश्वास होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न, शिक्षण की परियोजना विधि किसके दर्शन से सर्वाधिक संबंधित है? रूसो, स्पेंसर, डीवी और फ्रोवेल। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पर जॉन डीवी शिक्षण परियोजना विधि से संबंधित है दोस्तों, जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि थॉर्नडाइक के दिगम नियम का अनुसरण करती है? व्याख्यान विधि, व्याख्या प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो दोस्तों सबसे पहले तो थॉर्नडाइक के नियम क्या है? थॉर्नडाइक का नियम है खुद करके सीखना, अभ्यास से सीखना, तत्परता से सीखना, ये थॉर्नडाइक के नियम है, अधिगम नियम 3। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा विधि कौन सा अनुसरण करती है? परियोजना विधि, क्योंकि परियोजना विधि में बच्चा है वो स्वयं करके सीखता है। तो परियोजना विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। फिर है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक प्रमुख गुण है परीक्षण पदों का निर्माण सरल है, शिक्षक छात्रों की आंतरिक भावनाओं का आकलन कर सकता है, छात्रों की भाषाई समस्याओं को पहचान सकते हैं, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना संभव है।
तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है और अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, मतलब आप इसमें ऐसे बिना पढ़े तुक्के नहीं लगा सकते, ऐसा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो सबसे पहले बात करते हैं, परीक्षण पदों का निर्माण संभव है। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि आपको एक रीट की परीक्षा लेने में भी 150 प्रश्न बनाने हैं। मान लीजिए कॉलेज वाली परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं तो एक निबंधात्मक आते हैं वर्तमान में तो आपको सिर्फ 10 प्रश्न बनाने हैं, और अगर वस्तुनिष्ठ आते तो आपको 100 या 150 प्रश्न बनाने पड़ते हैं। तो परीक्षण पदों का निर्माण सरल नहीं होता है, हार्ड होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, तो ये ऑप्शन तो गलत है। शिक्षक छात्रों की आंतरिक भावनाओं का आकलन कर सकता है। आंतरिक भावना का मतलब ये है कि दोस्तों आप अपने हिसाब से कुछ उत्तर दे सकते हैं, सृजनात्मकता गुण पाए या मौलिक चिंतन हो, वो सब आंतरिक भावनाओं के अंदर आते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आप सबको पता है कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप चाहकर भी आपकी भावनाएं नहीं लगा सकते, आपको जो इसमें दे रखा है उसी में से आपको एक उत्तर वो चुनना पड़ेगा। तो आंतरिक भावनाओं का आकलन वो नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर छात्रों की भाषाई समस्याओं को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों छात्रों की भाषाई समस्या है वो आपको भाषा कुछ लिखनी नहीं है, आपको तो सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना है, तो आपकी भाषाई समस्याओं को वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो नहीं पहचान सकता, तो ये बात भी गलत है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना संभव है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अब जैसे बात करें साइंस की, इसी पेपर की हम बात करें, तो आपको ये पता नहीं है कि मैं पाचन तंत्र पढ़ूँ या फिर मैं उत्सर्जन तंत्र पढ़ूँ, या फिर प्रश्न आ सकता है आँख में से, आपको कुछ पता नहीं है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न वो आ सकता है। एक छोटी सी छोटी बात में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रश्न वो आ सकता है, जबकि निबंधात्मक में आपको पता है कि ज़्यादा शब्दों में उत्तर देना है, 3-4 पेज हम लिखने हैं, 200-300 वर्ड लिखने हैं, तो छोटा प्रश्न वो नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की कि इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना संभव होता है, क्योंकि एक तो प्रश्न ज़्यादा आते हैं। बात करें अब रेट के अंदर, तो आप सबको पता है कि साइंस के कितने ज़्यादा टॉपिक हैं, लगभग 20-30 टॉपिक हैं, उसमें से 30 प्रश्न आएंगे। अगर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं इसकी जगह, तो निबंधात्मक प्रश्न आते 3 या 4, तो पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर सकता। हो सकता है 3-4 टॉपिक तो कवर हो जाएंगे, लेकिन पूरे टॉपिक का वो कवर नहीं होते। तो ये निबंधात्मक प्रश्नों का एक मतलब दोष मान लीजिए, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक गुण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को आप लाइक करेंगे। अब दोस्तों कल एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ इसी पेपर का, जो स्पेशल एजुकेशन वाली भर्ती थी, इसके साइकोलॉजी के प्रश्न मैंने आपको नहीं करवाए, तो ये साइकोलॉजी के प्रश्न वो मैं कल एक वीडियो है वो लेकर आ रहा हूँ। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।